जय हिंद दोस्तों, मैं अखिल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार अक्की रोजगार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं। प्यारे साथियों, कल हम समझ रहे थे क्रिया को, और क्रिया में हमने जाना कि क्रिया के 3 भेद होते हैं: क्रम के आधार पर, संरचना के आधार पर और संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। जिसमें हमने क्रम के आधार पर 2 क्रियाएं, संरचना के आधार पर 5 क्रियाएं और संरचना एवं प्रयोग के आधार पर 8 क्रियाओं को देखा था। क्रम के आधार पर 2 क्रियाएं, अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं को हमने कल अच्छे से समझा। आज हम समझने जा रहे हैं संरचना के आधार पर क्रियाएं, जो कि 5 प्रकार की होती हैं: संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया और क्रंदक क्रियाएं। तो आइए दोस्तों, अब समझते हैं संरचना के आधार पर क्रियाएं। संरचना के आधार पर क्रिया यह 5 होती हैं: संयुक्त, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु और क्रंदक। तो सबसे पहले हम समझते हैं संयुक्त क्रियाएं। पहली है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया संयुक्त क्रिया की बात करें तो एक ही कार्य करने के लिए एक से अधिक क्रियापद इस्तेमाल हो, वहाँ संयुक्त क्रिया होगी। यानी कि एक ही कार्य करने के लिए एक से अधिक क्रियापद इस्तेमाल हो। तो डेफिनेशन लिखेंगे: जब एक ही कार्य करने के लिए या करने के लिए एक से अधिक क्रियापद इस्तेमाल हो। यानी कि किसी एक कार्य को करने के लिए एक से ज़्यादा क्रियाएं इस्तेमाल हो वहाँ संयुक्त क्रिया होगी। वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। यानी कि किसी एक कार्य को करने के लिए एक से ज़्यादा क्रियाएं इस्तेमाल होती हैं, वहाँ पर संयुक्त क्रिया होगी। उदाहरण में जैसे समझें, जैसे राम कार ले जाएगा। राम कार ले जाएगा। तो यहाँ पर संयुक्त क्रियाएं हम पढ़ रहे हैं। संयुक्त क्रिया की डेफिनेशन है कि एक से अधिक क्रियापद इस्तेमाल हो, वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। तो मैंने कहा राम कार ले जाएगा, तो यहाँ ले जाएगा यानी कि लेना और जाना। तो यहाँ पर लेना और जाना 2 क्रियाएं इस्तेमाल है, यानी कि लेना और जाना। तो यह उदाहरण हो जाएगा संयुक्त क्रिया का। और जैसे देखें, जैसे शिवानी कॉफी पी लेगी। यानी कि शिवानी कॉफी पी लेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा पीना और लेना, लेगी। यानी कि पीना और पी से पीना और लेगी से लेना। यानी कि जहाँ पर एक से अधिक क्रियापद इस्तेमाल हो, वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। और जैसे देखें,
जैसे वर्षा होने लगी, वर्षा होने लगी, यानी कि होना और लगना, होना और लगना, यानी कि वर्षा होने लगी तो होने से हो जाएगा होना और लगी से लगना। और जैसे देखें, राकेश तुम्हें मार डालेगा, यानी कि राकेश तुम्हें मार डालेगा, मार से हो जाएगा मारना और डालेगा यानी कि डालना, मार डालना, राकेश तुम्हें मार डालेगा यानी कि मारना और डालना। और जैसे देखें, वह दिखाई दिया, वह दिखाई दिया, यानी कि दिखाई माने दिखना और दिया माने देना, दिखाई देना यानी कि देना। दिखाई से हो जाएगा, दिखाई से दिखा और दिया से देना, यानी कि यहाँ पर एक से अधिक क्रियापद इस्तेमाल है तो यह सभी संयुक्त क्रिया में आएंगे। संयुक्त क्रिया यही कहती है कि जहाँ एक कार्य को करने के लिए एक से अधिक क्रियापद इस्तेमाल हो वहाँ संयुक्त क्रिया होगी। और मैंने जैसे एग्जाम्पल देके आपको बताया कि राम कार ले जाएगा, राम कार ले से लेना और जा से जाना, क्योंकि यहाँ पर दो क्रियापद इस्तेमाल है। वर्षा होने लगी, होना और लगना। राकेश तुम्हें मार डालेगा, मारना और डालना। शिवानी कॉफ़ी पी लेगी, यानी कि पीना और लेना। वह दिखाई दिया, दिखा और देना। यानी कि हम पढ़ चुके हैं संयुक्त क्रियाओं को। अब हम देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं संरचना के आधार पर क्रियाएं। तो संरचना के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की होती है: संयुक्त, पूर्वकालिक, परिणार्थक, नाम धातु और क्रमगत। अब हम इसमें संयुक्त क्रियाएं पढ़ चुके हैं, तो दूसरे नंबर पर आएगी पूर्वकालिक क्रियाएं। पूर्वकालिक क्रिया, तो दूसरा नंबर डालेंगे पूर्वकालिक क्रिया। तो दूसरी है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, अगर पूर्वकालिक क्रिया की बात करें तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जब एक कार्य खत्म हो और उसके तुरंत दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए, यानी कि पूर्वकालिक। इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, जब किसी एक कार्य के खत्म होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य होना लगे या दूसरा कार्य हो। तो हम इसमें लिख सकते हैं, जब किसी एक कार्य के खत्म होने के तुरंत बाद दूसरा किसी कार्य का होना पाया जाए। तो इसमें लिखेंगे, जब किसी एक कार्य के खत्म होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य होना पाया जाए। जब किसी एक कार्य के खत्म होने के बाद तुरंत दूसरा कार्य, जब किसी एक कार्य के खत्म होने के बाद तुरंत दूसरा कार्य होना पाया जाए तो वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होगी। पूर्वकालिक क्रिया होती है, यानी कि जब किसी एक कार्य के खत्म होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य होना पाया जाए।
यानी कि एक कार्य खत्म हुआ और दूसरा कार्य प्रारंभ होने हो तो वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होगी। जैसे एग्जाम्पल में देखें, जैसे देखें एग्जाम्पल, दादाजी ने जब किसी कार्य के खत्म होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य होना पाया जाए तो वहाँ पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल और देखिए, जैसे एग्जाम्पल, एक कार्य खत्म होने के तुरंत बाद, जैसे हाँ, मोहन खाकर पढ़ रहा है। यानी कि मोहन खाना खाकर पढ़ रहा है, यानी खाना खा लिया और पढ़ने लगा, यानी कि पढ़ रहा है। यही है कि जब किसी एक कार्य के खत्म होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य होना पाया जाए, यानी कि मोहन ने खाना खा लिया, अब वह पढ़ रहा है। मोहन खाना खाकर पढ़ रहा है, तो यह हो जाएगा पूर्वकालिक क्रियाएं। और जैसे देखें, राम, मोहन खाकर पढ़ रहा है, राम पढ़कर सो गया। ये भी हो जाएगी, राम पढ़कर सो गया। राम यानी कि एक कार्य उसने समाप्त किया और दूसरा अभी चल रहा है, यानी कि सो गया। तो सो रहा है वो, राम पढ़कर सो गया। और जैसे देखें, जैसे अजय दौड़कर मिठाई लाया। अजय दौड़कर रो गया, यानी कि अजय दौड़कर उसके पैरों में दर्द हुआ और रो गया। तो यानी कि एक कार्य खत्म होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य होना पाया जाए, वहाँ पूर्वकालिक क्रियाएं होगी। जैसे मोहन खाकर पढ़ रहा है, यानी कि मोहन ने खाना खा लिया, अब वह पढ़ रहा है, तो दूसरी क्रियाएं इसमें, दूसरा कार्य इसमें तुरंत चल रहा है। राम पढ़कर सो गया, यानी कि राम ने पढ़ाई कर ली, अब वह सो रहा है। अजय दौड़कर रोने लगा, अजय दौड़ा तो उसके पैरों में दर्द हुआ और रो रहा है, यानी कि अजय दौड़कर रो रहा है। अजय दौड़कर रो रहा है। तो हम पढ़ रहे हैं संरचना के आधार पर क्रियाएं, जो 5 प्रकार की होती हैं। संयुक्त, पूर्वकालिक। अब पढ़ते हैं तीसरी, प्रेरणार्थक क्रियाएं। हम 2 क्रियाएं समझ चुके हैं, संयुक्त क्रियाएं और पूर्वकालिक क्रियाएं। अब पढ़ेंगे हम प्रेरणार्थक क्रियाएं, जो तीसरे नंबर की है। तीसरा नंबर, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जब वाक्य में 2 कर्ता दिए गए हों और कार्य दूसरे कर्ता के द्वारा किया जाए, वह प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि जब वाक्य में 2 कर्ता हों और कार्य दूसरे कर्ता से करवाया जाए, वहाँ प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। तो इसे लिखेंगे, जब वाक्य में 2 कर्ता दिए, जब वाक्य में 2 कर्ता हो और कार्य दूसरे कर्ता के द्वारा कराया जाए, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होगी।
वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होगी या होती है। यानी कि जब वाक्य में दो कर्ता दिए हों और कार्य दूसरा कर्ता करे या कार्य किसी दूसरे कर्ता द्वारा कराया जाए तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। अब जैसे समझें, जैसे आज तुम विवेक से चाय बनवाओ। आज तुम विवेक से चाय बनवाओ या बनवाना, जैसे आज तुम विवेक से चाय बनवाना या बनवाओ। आज तुम विवेक से चाय बनवाना, तो यह विवेक से कार्य किया जा रहा है और आज तुम यहाँ पर दो कर्ता हो गए और यह कार्य किया जा रहा है विवेक से। और जैसे देखें, दादाजी ने बच्चों से सफाई कराई या करवाई, यानी कि दादाजी ने बच्चों से सफाई करवाई, यानी कि दो कर्ता है और कार्य बच्चों से किया जा रहा है, दादाजी और बच्चे, और कार्य किया जा रहा है दूसरे कर्ता से। और जैसे देखें, जैसे माँ आज खाने में मटर पनीर बनवाना, यानी कि माँ से कहा जा रहा है माँ आज खाने में मटर पनीर बनवाना। और जैसे देखें, मास्टर जी ने छात्रों से पौधे लगवाए। मास्टर जी ने छात्रों से पौधे लगवाए, तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा काम किया जा रहा है, यहाँ पर विवेक के द्वारा, यहाँ पर बच्चों के द्वारा। यहाँ पर माँ आज खाने में मटर पनीर बनाना है कि माँ से कहा जा रहा है किसी दूसरे, मतलब माँ आज खाने में मटर पनीर बनवाना, माँ से कहा जा रहा है बनवाना। ये मास्टर जी ने छात्रों से पौधे लगवाए। तो जब दो कर्ता दिए हों और दूसरे कर्ता के द्वारा कार्य पूर्ण किया जाए या कार्य करवाया जाए, वहाँ प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। अब बचते हैं हमारे दो क्रियाएं संरचना के आधार पर, नाम धातु और क्रंदक क्रियाएं। हम तीन क्रियाएं पढ़ चुके हैं, संयुक्त, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक। तो अब हम समझते हैं नाम धातु क्रियाएं। नाम धातु क्रियाएं यानी कि वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनी होती है। नाम धातु क्रियाएं वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनी होती हैं, नाम धातु कहलाती हैं। चौथी है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनी हो, नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। तो डेफिनेशन, इनकी पहचान लिखेंगे। वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण
संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनी होती है, नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि वह क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनी होती हैं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे, और इसमें एक बात और नोट करें, इनमें ज़्यादातर आना यानी कि आना और इया, यानी कि लिखेंगे इयाना और आना, इनमें ज़्यादातर इयाना और आना छुपे, और इयाना और आना कैसे लिखें, इयाना और आना जुड़े होते हैं इनमें। हाँ, इनमें ज़्यादातर इयाना और आना जुड़े होते हैं, परंतु हर किसी में नहीं होते। इनमें इयाना और आना जुड़े होते हैं, परंतु हर किसी में नहीं होते। इयाना और आना यानी इनके पीछे इयाना और आना जुड़े होते हैं नाम धातु में। तो जैसे देखेंगे, एग्जाम्पल देखें, जैसे हाथ का क्या हो जाएगा, जैसे इनमें इयाना और आना जुड़ा होता है तो हाथ का हो जाएगा हथियाना। तो इसका हथियाना जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनी होती है। हाथ यानी कि सर्वनाम, हाथ संज्ञा है तो इसका हो जाएगा हथियाना। और जैसे देखें लाठी का क्या हो जाएगा, लठियाना। लाठी का क्या हो जाएगा, लठियाना, क्योंकि इनके पीछे इयाना या आना जुड़ा होता है। जैसे, और देखें, हाथ हो गया, लाठी हो गई, दुख हो गया, दुख का क्या हो जाएगा, दुखाना, यानी कि आना या इयाना जुड़ा हो। हाथ हो गया, लाठी हो गया, दुख हो गया, गाली, जैसे गाली का हो जाएगा गलियाना। गाली का हो गया गलियाना। और जैसे देखें बात का क्या हो जाएगा, बतियाना। और जैसे देखें अपना का क्या हो जाएगा, अपनापन, अपनाना, क्योंकि आना। हाथ हो गया, लाठी हो गई, दुख हो गया, गाली हो गई, बात हो गई, बतियाना, बात का बतियाना, अपना का अपनाना आदि। बतियाना का, बात का बतियाना, हाथ, लाठी, दुख, गाली, बात, अपना आदि। यानी कि हम पढ़ रहे हैं नाम धातु क्रियाएं, वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनी होती हैं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। और हमने जाना इनमें ज़्यादातर इयाना और आना जुड़े होते हैं। जैसे कि हाथ का हो जाएगा हथियाना, लाठी का लठियाना, दुख का
दुहाना, गाली का गलियाना, बात का बतियाना, अपना का अपनाना, और जैसे लंगड़ा का लंगड़ाना, ये भी हो जाएगा लंगड़ा का लंगड़ाना आदि। अब हम पढ़ते हैं क्रंदित क्रियाएं। संरचना के आधार पर 5 क्रियाएं, 4 क्रियाएं हम पढ़ चुके हैं। अब लास्ट है क्रंदित क्रियाएं। क्रंदित क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य प्रत्यय लगा होता है। तो समझते हैं क्रंदित क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। नंबर 5 क्रंदित क्रियाएं। क्रंदित क्रिया लिखेंगे वे क्रियाएं जिनमें ना प्रत्यय छोड़कर अन्य प्रत्यय लगा हो, वह क्रंदित क्रियाएं कहलाती है। यानी कि इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, वह मूल धातु जिसमें ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य प्रत्यय प्रयोग में हो। इसमें ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य प्रत्यय के साथ अन्य प्रत्यय लगा होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे, वह मूल धातु जिसमें, ऐसे ही लिखें, जिसमें वह मूल धातु जिसमें ना प्रत्यय छोड़कर ना प्रत्यय छोड़कर अन्य प्रत्यय लगा होता है क्रंदित क्रिया कहते हैं। यानी कि वह मूल धातु जिसमें ना प्रत्यय छोड़कर अन्य प्रत्यय का प्रयोग होता है, अन्य प्रत्यय या लगा होता है, अन्य प्रत्यय प्रयोग होता है, प्रयोग अन्य प्रत्यय का प्रयोग होता है, वहाँ क्रंदित क्रिया होगी। एग्जाम्पल देखें, जैसे यानी कि ना प्रत्यय छोड़कर अन्य प्रत्यय कोई भी लगा हो। जैसे खेल, हम कोई एक मूल धातु लेते हैं खेल, इसमें हम ना प्रत्यय को छोड़कर और अन्य प्रत्यय लगाएंगे। तो ना प्रत्यय को छोड़कर जैसे हम लगाते हैं ए भी एक प्रत्यय है, तो ये क्या हो जाएगा, खेले, यानी कि ए, ये हो जाएगा खेल प्लस ए, यानी कि खेले। वही क्रंदित क्रिया है जो ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य प्रत्यय जिसमें लगा हो। जैसे खेल में हम ना को छोड़कर और प्रत्यय लगा दें आ, तो ये हो जाएगा खेला। और जैसे ई लगा दें तो ये हो जाएगा खेली। और जैसे देखें खेल में हमने खेले, खेला, खेली और खेलेगा, खेलेगी। खेल में ही हम लगा सकते हैं प्रत्यय आएगा, तो ये हो जाएगी खेलेगा, सही है। और जैसे और प्रत्यय लगाएं, एगी भी एक प्रत्यय है, ए आ ई एगा, ये हो जाएगा खेलेगी। यानी कि क्रंदित क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जिसमें ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य प्रत्यय का प्रयोग होता है, वहाँ क्रंदित क्रियाएं होगी। और जैसे देखें एग्जाम्पल,
जैसे चल एक हमने मूल धातु ली और चल में ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य प्रत्यय लगाए, तो चल प्लस ए लगा दें तो ये हो जाएगा चले, यानी कि चले। और जैसे चल प्लस एगा लगा दें चलेगा, तो ये हो जाएगा चलेगा। चल में एक ही प्रत्यय लगा दें तो चलेगी, चलेगी। और जैसे ई लगा दे, ई भी प्रत्यय है तो चली, यानी कि ना प्रत्यय छोड़कर अन्य कोई भी प्रत्यय लग जाए वहां क्रंदक क्रिया होगी। हम पढ़ रहे हैं संरचना के आधार पर क्रिया। संरचना के आधार पर क्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं: संयुक्त, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, नाम धातु और क्रंदक। हमने इन 5 क्रियाओं को समझा और इनके उदाहरण सहित हमने इन्हें अच्छे से जाना। अब हम 5 क्रियाओं को, यानी कि संरचना के आधार पर 5 क्रियाएं जो होती हैं, हम उन्हें समझ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रियाएं, जिसमें हम जानेंगे सहायक क्रियाओं को, सजातीय क्रियाओं को। सहायक 3 क्रियाएं होती हैं, उसमें 8 क्रियाएं होती हैं, 5 तो ये हो गई और बची 3 सहायक, सामान्य और सहजातीय क्रियाएं। यानी कि जब संरचना एवं प्रयोग के आधार पर 8 क्रियाएं होती हैं तो संरचना के आधार पर 5 तो ये होती हैं और 3 अलग होती हैं, वो है सहायक, सहजातीय और सामान्य क्रियाएं। और साथ ही हम कल जानेंगे यानी कि रूढ़ क्रियाएं, यौगिक क्रियाएं आदि क्रियाओं को, कि यह क्रियाएं क्या होती हैं। आज हमने सीखा संरचना के आधार पर क्रियाएं 5 प्रकार की, और 5 क्रियाओं को हमने अच्छे से जाना। अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम समझेंगे संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रियाएं, जो कि 8 होती हैं। 5 संरचना से होती हैं और 3 सामान्य, सहजातीय और सहायक क्रिया, 3 ये पढ़ेंगे। और हम साथ ही जानेंगे कल रूढ़ क्रियाओं को, यौगिक क्रियाओं को और आदि क्रियाओं को कल देखेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।